बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज मेरा दिल चाह रहा है आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने को। हम बहुत समझते हैं कि जो शख्स ताकतवर है ना, जो पिजारों में बैठा हुआ है या बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसकी बड़ी सी कोठी है, जिसकी बड़ा सा कारोबार, सिर्फ वही करप्ट है। जिसके पास इख्तियार है हमजा, सिर्फ वही करप्ट है, सिर्फ वही चोर है। लेकिन बड़ी अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि टू द कोर हम लोग जो है सारे ही इस रवैये से बाज नहीं आते। हुआ पता है क्या, जब आप निकलें और आपको किसी टायर से हवा भरवाने का, टायर में हवा भरवाने का इत्तेफाक हो ना, और वो अगर देख लेना कि ये बाजी है और इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है यानी खातून ड्राइवर, तो पता क्या कहते हैं, वो आपको खामखाई कह देते हैं कि टायर पंक्चर है, इसको पंक्चर लगवा लें। इसकी रीज़न क्या है? ख़वातीन नीचे नहीं ना उतरती, मर्द ज़रा तो चले नीचे उतरते हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। ख़वातीन नीचे नहीं उतर रही होती, उनके लिए आसानी होती है, जो भी कह देंगे वो सच होगा। और ख़वातीन नीचे इसलिए नहीं उतरती कि ख़वातीन टायर को देखने के लिए उतरे तो सारी दुनिया उनको देखने के लिए उतर आती है। बिल्कुल ठीक। So, अब ये मसला अच्छा हमजा, और वो फिर टायर में पंक्चर लगवा ले और एक नहीं फिर 3-3 4-4 पंक्चर निकाल देते, बंदा हैरान परेशान हो जाता है। एंड देन मैं जा रही थी और इस तरह से मैंने कहा नहीं मुझे पता है कि मेरा टायर ठीक है, तो उसने गुस्से में हवा इतनी आनीमन भर दी कि मेरे लिए गाड़ी चलाना लाइफ का रिस्क भी है, यानी वो उससे बाज नहीं आया कि उसने कहा अच्छा फिर मैं भी बताता हूँ। और फिर आगे जाके मुझे हवा जो है वो ठीक करवानी पड़ी। और सेब लेने जाए ना आप, तो वो घुमा के आपको वो जो सड़ी हुई साइड है वैसे घुमा के डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं सोचती हूँ कितने कारीगर हैं वैसे हम सारे, हम जिस काम में भी है ना हम उसमें कारीगर पूरे हैं। और एक तो ये भी पहले बात आई थी कि आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप एक पेट्रोल पंप पे अगर आपने कोशिश की तो वो वहाँ पर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो टायर है वो ख़राब हो जाए और आपको वहाँ से ही टायर तब्दील करवाना पड़े। या ये भी होता है। सो फ़ायदा उठाना किसी की मजबूरी का, अपने जो भी हमारा प्रोफेशन है, अल्लाह ताला ने हमें सेब बेचने पे लगाया, टमाटर पे लगाया, हवा भरने पे लगाया, जहाँ हमारा इख्तियार चलता है वहाँ बाज ना आना, बददियानती से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, ये वो रवैये हैं कि जिसकी सज़ा तो फिर हमें मिलनी ही है और वो सज़ा जो है वो फिर हमें मिलती है। सो लेट्स होप एंड विश के हम इन मामलात में ठीक हो। एक कैरेक्टर से मैं बड़ी मुतासिर हूँ अपने मुआशरे की, वो है मोची। अच्छा, उसके पास आप कीमती तरीन जूता भी छोड़े ना ठीक होने के लिए, तो अपने उसमें से जो 40-50 रुपए गांठने के है वो लेकर वो आपकी अमानत आपको आपको वापस दे देगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस भी शोबे से मुंसलिक हैं कम से कम ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें। और ये सोच भी बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जो अमीर आदमी है वो 2 नंबर आदमी है और जो गरीब आदमी है वो बेचारा मिस्कीन आदमी है। तो ऐसा ना करें, लोगों की मुश्किलात और लोगों की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। उसने तो सफ़र करना ही करना है, लेकिन उसको अंग्रेज़ी वाला सफ़र आप ना करें। और हफ्ते का आगाज़ है, सबसे पहले बात उसी चीज़ की करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा हमें ख़तरा है। अवाम की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो आलमी वबा से मुल्क भर में मज़ीद 62 कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। और अगर आप एक नज़र में रखें तो हर गुजरते दिन के साथ अम्मात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब तक मजमूई तादाद जो है 9392 तक जा पहुँची है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1792 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 40,491 होगी। और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के 4 बड़े शहरों में तशवीशनाक हालत में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मुल्तान में 46% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद में 44, पेशावर 26%, जबकि लाहौर में 33% मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जाँ बहक हो गया है, जिससे वायरस से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले मसीहाओं की तादाद 38 हो गई है। और इसी तरह अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सेनेटर हैं उनका भी आ रहा था कि वो इंतकाल कर गई हैं। वो गुज़श्ता कुछ रोज़ से जो है कोरोना से जो है मुतासिर हुई थी, इंतकाल कर गई हैं। विमेन सीट पे जो है बलूचिस्तान से वो सेनेटर मुंतखब हुई थी, नून लीग ने उनको सेनेटर मुंतखब करवाया। इस साल 2020 को हमजा हमने देखा है बहुत से हमारे कीमती इंसानों को वो अपने साथ लेकर गया है। इस आलमी वबा की जद में बहुत सारे लोग आए हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एक खुशखबरी भी साथ वो है
कि जब हम देखते हैं कि मुमताज़ आलिम दीन तारिक जमील कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं, जिसको बड़ा फिर खुशी की एक लहर भी है उन तमाम लोगों में जो कि कंसर्न थे, जो कि उनके लिए दुआगो थे। सोशल मीडिया पर पैगाम में उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है, और मुकम्मल शिफायाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मुकम्मल सेहतयाबी के लिए अभी मज़ीद दुआओं का मोहताज। अच्छा फ़रा, अभी मैं रोज़नामा 92 न्यूज़ जब देख रहा था तो अगर आप भी उसमें देखें तो उसमें एक बरतानवी तहकीक शामिल की गई है जिसमें लिखा गया है कि कोरोना वायरस जो अब अपनी हैत बदल रहा है, अपनी शक्ल बदल रहा है, वो दिमाग पे असर कर रहा है। बरतानवी ये एक तहकीक सामने आई है कि वो दिमाग पे असर कर रहा है, और जब वो थोड़ी सी रिसर्च की गई है तो पता लग रहा है कि लोगों का दिमागी तवाज़ुन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उसको मुतासिर कर रहा है। और आपको पता है कि ये आपने तो बोरिस जॉनसन का वो ऐलान सुना ही है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रिसमस समेत बाकी तमाम जो मेन इवेंट है, तकरीबात हैं, उसको भी उन्होंने महदूद किया, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की तरफ भी लंदन और उसके आसपास का जो एरिया, वो तो हमजा जो कि मेरी बहन वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ पे एक नया वायरस, जैसे आप कह रहे हैं, एक नई किस्म का वायरस है जो कि बहुत इफेक्टिवली और एक्टिवली और बड़ी तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इवन जो लोग उससे पहले वाले स्ट्रेन से इफेक्ट हो चुके हैं उनका भी खतरा है कि वो स्ट्रेन का शिकार हो सकते हैं। और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं अब अपनी परवाज़ें भी महदूद कर रहे हैं बरतानिया के लिए, क्योंकि पता लगा है कि एक नई किस्म है वायरस की वो सामने आ गई है। पिछले से चले कुछ आशनाई हो गई थी, अब ये नया वायरस क्या है जो दिमाग पे असर कर रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। और ये हम उन ममालिक की बात कर रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन लगाई भी जा रही है इस वक्त, और जिन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, जो हम समझते हैं कि उनके यहाँ सेहत की सहूलियात जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। सो प्लीज़ एहतियात कीजिए। एक और जो इम्पॉर्टेंट इशू है हम उसकी तरफ भी मूव करेंगे। सर्दी है, और सर्दी के साथ ही जिसे कहना चाहिए ना, हम सब की ख्वाहिश होती है कि गर्मा गर्म जो है खुराक और ऐसे सूप्स और ऐसी चीज़ें हों जिसके साथ हम अपनी गरमाइश में इजाफा कर सकें, तवानाई जो है उसको कर सकें। लेकिन जो महंगाई है उसने मौसम की, जैसे सर्दी है ना वैसे ही हमारी तमाम उमंगों और बलबलों के ऊपर भी इसी तरह से एक ठंडा पानी डाल देना। हुकूमत की महंगाई पर काबू पाने के सारे दावे जो हैं धरे के धरे रह गए हैं। सब्जी फलों समेत खाने पीने की तमाम अशिया को पर लगे। और सर्द मौसम में गोश्त और मछली तो अब दूर की बात है, जिस तरह फरा बात कर रही थी कि जी कि गोश्त खा लिया जाए, मछली खा ली जाए, तो वो तो बहुत दूर की बात है। दाल रोटी के अवाम को इस वक्त लाले पड़ चुके हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते भी 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमजा इमेजिन करें, फिर हम कहते हैं, अभी हम पहले ओपनिंग में बात करके हटे कि लोग जो है वो डिसऑनेस्टी करते हैं। जाहिर है फिर जस्टिफिकेशन तो नहीं होनी चाहिए, ना जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन जब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो मीट करना या उसको पूरा करना या अपने ख़ानदान की किफ़ालत करना, उनका पेट भरना मुमकिन नहीं होगा या मुश्किल होगा, तो कोई भी शख्स जब कोई भी रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमने कहा था ना, वो एक बड़ा मशहूर वो सूफ़ी वो कॉल भी है कि जो है ना, मतलब रोटी जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इंसान को रोटी ना मैसर हो या उसकी अशिया ज़रूरिया ना मैसर हो तो वो अपने ईमान से भी जाता है। पर वैसे तो गर्मियों में भी, अब सर्दियों में देख लिया जाए तो अंडा कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को कम से कम लाजमी खिलाते हैं ताकि वो सर्दी से कुछ बचे रहे। अंडे इतने महंगे हो गए हैं, अभी फरा आई थी तो मैंने फरा से सबसे पहले पूछा इस्लामाबाद में अंडे कितने हो गए हैं, कहती वही हालात हैं जो बाकी तमाम शहरों के अंदर हालात हैं। इस्लामाबाद ज़्यादा महंगा है, समहाउ इस्लामाबाद में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन इस वक्त तो इस्लामाबाद में या कोयटा में या लाहौर में कोई फ़र्क नहीं है। अंडे जो हैं वो सबके लिए इस वक्त दुखती रख जो है बने हुए हैं, क्योंकि अंडे की फ़ी दर्जन कीमत में इस हफ्ते 4 रुपये 33 पैसे का इजाफा हुआ है, और लाहौर में अदरक 700,000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। ये अदरक है, ये कोई मतलब सोने की डली नहीं है। ऐसे ही है। और टमाटर जो है वो तो सेंचुरी बना चुका है। फैसलाबाद की बात कर लीजिए, आपने लाहौर की बात की, अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आलू प्याज और लहसुन के नरखों ने भी आवाम के होश उड़ा दिए हैं, छक्के छुड़ा दिए हैं, और आवाम इस वक्त परेशान है और यही दुहाई दे रहे हैं कि ऐसे हम घर का गुजारा कैसे करेंगे। कोरोना है, कोरोना के दौरान जो है मुख्तलिफ मसाइल सामने आए, लोग बेरोज़गार हुए, लोगों की सैलरीज़ के अंदर कट लगे, और अब महंगाई बढ़ती जा रही है। और शक्कर की अगर हम बात करें तो टमाटर की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई। दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया।
कोयटा में एक पाव अदरक जो है 250 रुपये हो गया, यानी किलो तकरीबन वही है जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त चल रहा है। और फिर जाहिर है शहरी जो है शिकायत करते हैं कि मुनाफाखोरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है, कोई जो हमारा भी पुरसाने हाल हो। इस बारे में क्या कहते हैं लोग? उनसे ही सुनते हैं। हाँ, उनसे सुनते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, सब्जियां भी लेना बहुत मुश्किल हो गया है, घर के अखराजात भी है, बिल वगैरह भी देने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आटा इतना महंगा हो गया है, अदरक वगैरह 800 रुपये किलो हो गया है, 800 रुपये किलो सुरख मिर्च हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। चीनी, आटा, चावल, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं इस टाइम। पीटीआई ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। बिजली के रेट उन्होंने आसमानों तक पहुंचा दिए हैं, गैस जो आ नहीं रही, बिल ये इतने ज़्यादा भेज देते हैं। सब्जियां भी महंगी हैं, अंडे भी महंगे हैं, गरीब आदमी की धूल निकाली हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, ये वो परेशानी है जो लोगों की ज़ुबान से तो आई, हम सुन ही रहे थे, लेकिन जो चेहरों से झलक रही है कि आप कुछ ख़रीद नहीं सकते। अगर आप सब्ज़ी वाले से जाए ना, उससे जाके बात करें कि क्या आपका कारोबार कैसा चल रहा है, तो वो कहता है कि हमारा कारोबार भी ठंडा हुआ है। मैंने उससे पूछा कैसे ठंडा हो गया भाई, इतनी चीज़ें महंगी हो गई, आपका ठंडा कैसे हो गया? कहते हैं जो लोग आते थे किलो 2 किलो के हिसाब से चीज़ लेते थे, अब वो पूछते हैं यार 20 रुपये की दे देना, यार 30 रुपये की दे देना। उन्होंने पकाना कम कर दिया, महदूद कर दिया, अपनी भूख कम कर लिया। और हमजा, अगर आप जाते हो ना और आपको अंदाज़ा होता, हमारे यहाँ पे एक कल्चर भी था कि आपने सब्जी लिए तो आपको थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची जो है वो साथ डाल देंगे। अब वो सीन नहीं रहा। अब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें भी एडिशनल पैसे देकर, और वो बहुत महंगी हैं ये चीज़ें जो कि पहले आपको साथ में डाल दी जाती थी, वो भी अब आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो था ना हमारे यहाँ के, थोड़ा सा आप ज़्यादा देते हैं, अपने कस्टमर बनाते हैं, उनको राज़ी करते हैं, उनको खुश करते हैं, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि किसी के पास भी मार्जिन नहीं रह गया कि वो अपने पल्ले से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर सके। और तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई। आपने वो बात की ना, बंदा इस तरह जाए कि 50 रुपये का धनिया दे दें, साथ थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दें। अब तो हालात ना इस तरफ चल पड़े हैं, लोग खासे परेशान हैं। अंडों वगैरह की हम क्या बात करें, सब्जियां, दालें अब वो नहीं खरीद सकते हैं। और जिस शख्स से आप बात कर लें, बाहर निकलें, जिस शख्स से आप बात करें, जब आप निकलते हैं तो बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि जी इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, और साथ बच्चों की फ़ीस वो कहते हैं हम तो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे शमसुल इस्लाम खान साहब जो हमारे साथ हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि क्या वजह है कि हुकूमत तमाम तर इख्तियारात रखने के बावजूद महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है? कि कोई माफिया है जो काम कर रहा है, जो हुकूमत से ज़्यादा मजबूत है, या हुकूमत जो है वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को दर्द है आम आदमी की तकलीफ़ का, परेशानी का, लेकिन जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक मॉडल के अंदर जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, जो बिल्ट इन प्रॉब्लम है, उसको दूर नहीं किया गया। और वजह यह है कि जिसका रिज़ल्ट आवाम को महंगाई की सूरत में फेस करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरह से आपके जो फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, अगर उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहेगी तो उससे भी रिजल्ट आता है कि महंगाई का। फिर साथ ही जो हमारी जो चीज़ें जो है गवर्नमेंट के साथ क्या होता है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर कि महंगाई को बढ़ाने के लिए। तो वो अभी हमारा 7% पे है, जिसको चाहिए कि मज़ीद कम किया जाए। और साथ ही एक और गवर्नमेंट को जो करना का ज़रूरी है वो ये है कि कैश इकॉनमी आपकी जो है कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैश जब मार्केट में आ जाता है तो उससे आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ती है और वो कार्टल्स, वो होर्डर जो है वो अपने खाने पीने की अशिया को होर्ड करते हैं और उसके ऊपर फिर वो विंडफॉल प्रॉफिट कमाते हैं। आपने देखा अभी हाल ही में जो हुआ कि आटे का, गंदम की महंगाई बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, और इसके अलावा बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में महंगाई जो आपको देखने में आई है। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो है वो अगर दूर नहीं की जाएंगी तो फिर इस तरह ही होगा कि हर साल हर 2 महीने 3 महीने के बाद आपको नजर आता है कि महंगाई हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर सब्जियों की बात कर ली जाए, लोग तो बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि हम गोश्त किधर से लें, अंडे किधर से लें, कि सब्जियां हमारी अपनी पैदावार है, उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। हम अदरक की बात कर रहे थे, 1000 रुपये फी किलो में अदरक फ़रोख्त हो रहा है। इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या यही वजह है, डिमांड एंड सप्लाई कोई मसला है, पॉलिसी हम नहीं बना पाते?
नहीं, देखिए जी, अदरक आपको पता है कि पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट करता है और उसकी ज़रूरियात के लिए जो है वो सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो चाइना है। चाइना में जो चेंजेस आ रही हैं उसके रिजल्ट में ये निकल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो चाइना से पहले सस्ती आती थी अब वो महंगी हो गई हैं। और अभी हालिया दिनों में जो है एक ग्लोबली जो है कंटेनर के जो फ्रेट बढ़े हैं, शॉर्टेज हुई है कंटेनर्स की, उससे ओशन फ्रेट बढ़ गए जिसमें 300% तक इजाफा हुआ है। तो वो जब आप इंपोर्ट कोई चीज़ करोगे और उसकी जो यहाँ पर अगर किराया उसका बढ़ गया आने का तो वो महंगा होता है। तो हमें ये चाहिए कि अदरक जो है, जिंजर की हम यहाँ पे कल्टीवेशन को प्रमोट करें। जिस तरह से हमारे यहाँ गार्लिक पहले कम हो रहा था, अब हमारे यहाँ गार्लिक की पैदावार भी बढ़ गई है। और आपने देखा कि हमारे यहाँ जो मीट की आप बात कर रहे थे, देखिए मीट में बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि आप जब जिंदा जानवर को एक्सपोर्ट करोगे और आपके नेबरिंग कंट्री में जिंदा जानवर अगर स्मगल हो रहे हैं तो फिर आपके पास मीट की शॉर्टेज होगी, क्योंकि जानवर लेके ही स्लॉटर हाउस जो है, मॉडर्न स्लॉटर हाउस, वो भी उससे मीट बनाते हैं और जो आम आपके गली मोहल्ले में कसाई होते हैं वो भी उसी को जानवर को खरीदते हैं। जब जानवर महंगा हो तो गोश्त की कीमत भी महंगी होती है। तो हुकूमत को ये पॉलिसी अपनी जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए कि जिंदा जानवर के जाने की बजाय मीट यहाँ से एक्सपोर्ट हो, क्योंकि हमारा जो मैदानी जानवर है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का गोश्त प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत से ममालिक आपके जिंदा जानवर मंगा के उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसके फार्म कर रहे हैं, और ताकि वहाँ पर उनके पास वो अवेलेबिलिटी हो जाए तो वो अपने फूड सिक्योरिटी को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो कल की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। बिल्कुल सही, लेकिन जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस चीज़ का एहसास रखते हैं, तो 2 साल से ज़ायद हो गया हुकूमत को। ये तमाम मेयर्स, इनमें से किसके ऊपर आप देखते हैं कि कोई ऐसे इकदाम उठाए गए कि आइंदा आने वाले दिनों में, चलें अभी तो भुगत लें, आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी के इम्कानात हों? दूसरा, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी भी नज़र नहीं आती। अगर कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करें तो वो कंट्रोल करने में नाकाम रहती हैं। क्या हुकूमत को निचली सतह तक इकदाम क्या ऐसे करने होंगे कि मुनाफाखोरी का नेटवर्क जो है वो तोड़ा जा सके, आवाम को तो रिलीफ मिले? देखिए, हुकूमत में अब आप वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उसकी पूरे जो गवर्नमेंट है, जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न, वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी रन करती है। और हमें पता है कि हम कई दिहाइयों से देख रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो क्वालिटी नहीं रही जो माजी में हुआ करती थी। तो वो क्वालिटी जब डिटेरियोरेट होती है, और फिर स्पेशली जो हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो, उनके पास तो एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता नहीं है बिजनेस का, तो वो तो बैठ के अपनी थ्योरी और अपने जो पुराने जो लोग थे जो पॉलिसी बना गए उसको फॉलो करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि आपके पास सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी आपको कहती है जी सब्सिडी अनाउंस कर दें। अब सब्सिडी जो है वो अनटारगेटेड सब्सिडी दी जाती है, तो 4.5 ट्रिलियन तक सब्सिडी पहुंच गई है, जबकि आपका जो टैक्स कलेक्शन है जो इस दफा जो 4,900 पे रखा वो भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो पॉलिसी की गलती की वजह से ही आपकी ये प्रॉब्लम आती है। और आपके पास जो है ना एक ऐसा जो प्राइस कमेटी का मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये किसी मुल्क में नजर नहीं आता। और प्राइस कमेटी जो है वो हमारे यहाँ हमेशा ही फेल हुई है, कोई ये पहली बात नहीं है कि ये नीचे सतह पे जब आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आप जाते हो तो वहाँ के लोग तो आप कोरोना की वजह से मार्केट में जाते नहीं है। सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, अवाम के रिलीफ की बात आए तो फिर पता यही चलता है कि ऊपर से जो है ना प्लानिंग ठीक नहीं हो रही थी। ये उन्होंने एक बात की है ना अभी सब्सिडी की, पिछले दिनों इसके ऊपर भी एक ना डिफरेंस मतलब हमें सामने मुशीर खजाना जो है उन्होंने कहा 4% जो इन्होंने कहा है, और फिर शिबली फराज जो उन्होंने कहा कि नहीं 2% है सब्सिडी जो कि हम देते हैं टोटल हमारा जो वो है उसके ऊपर, जो अगेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाती है तमाम ताकतवर लोगों को दी जाती है जो ये कहते हैं हो हमें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करने के लिए, इतने मजदूरों को जो है एम्प्लॉय करने के लिए इतनी सब्सिडी जो है वो देनी ज़रूरी है, 100 अरबों रुपए वहाँ पे दे दिए जाते हैं। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में पैदा होने वाले गैस बहरान की वजह से अवाम बहुत परेशान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी की वजह से चूल्हों से गैस गायब है और ख़वातीन की मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और परेशानी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह जो है अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने दफातर जाना है उनके लिए नाश्ता नहीं बन सकता। और इस दफ़ा आपको अंदाज़ा है कि सर्दी जो है वो भी मामूल से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, मैदानी इलाकों में भी टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो रहे हैं और हीटिंग जो है उसको भी मेंटेन करना मसला बना हुआ है। आवाम का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत मुश्किल थी, अब गैस की कमी की वजह से सिलेंडर के अखराजात भी बढ़ गए हैं। पंजाब भर के CNG स्टेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जबकि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशन अगले 4 रोज़ के लिए बंद हैं।
और सुई सदर ने भी गैस की किल्लत के बायस सिंध में CNG स्टेशंस के लिए नया स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत पीर को भी CNG बंद रहा करेगी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन ने जनवरी में 12 LNG कार्गोस का इंतजाम कर लिया है। सवाल ये पहले क्यों नहीं किया गया? ये पहले कर लिया जाता तो शायद ऐसी किल्लत का सामना ही ना करना पड़ता। बिल्कुल। सो हम बात करेंगे एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी के, हमें इस बारे में अपडेट करेंगे कि कब तक हमें इस मसले का सामना करना पड़ेगा। अरशद अब्बासी साहब, गुड मॉर्निंग। हर साल सर्दियों में तलब बढ़ने पर गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। वज़ीर आज़म पहले से ही कह रहे थे कि इस दफ़ा गैस बहरान जो एक्सपेक्टेड है, और क्यों नहीं सर्दियों के आने से पहले इकदाम किए जाते जिनसे इस बहरान को, जो कि मतवक्को भी था, टाला जा सके या इस पर काबू पाया जा सके? जी सलाम सादी और हमजा, बात उसमें ये है कि पाकिस्तान में जो गैस की जो तलब है वो तकरीबन 6.5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे, यानी हमारी डेली जो ज़रूरत है। और हमारे जो नेशनल जो गैस के रिजर्व्स हैं, जैसे सुई है, जमजमा है, यहाँ से हमें तकरीबन मिल रही है 4.5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे, यानी 2 बिलियन क्यूबिक फीट का एक फ़र्क है। अब इस फ़र्क को पूरा करने के लिए गुज़िश्ता 5 बल्कि 6 साल से पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट ने एक ही हल निकाला है कि हमने LNG इंपोर्ट करनी है। और आपने देखा होगा कि जो पिछले वज़ीर आज़म थे, LNG स्कैम में अभी वो भी इन्वॉल्व हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि कार्गोज़ को ऑर्डर करना चाहिए था जुलाई में, और उन्होंने बड़ा लेट किया। देखिए, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं जा रही। ठीक क्यों नहीं जा रही? कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में सबसे बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक होती है लफ्ज़ एनर्जी सिक्योरिटी, इसको समझा ही नहीं गया कि गैस और बिजली कितने इंपॉर्टेंट है हमारी इकानमी में और एक डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आपने जैसे बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पे इवन इस्लामाबाद में गैस प्रेशर नहीं है, गैस प्रेशर कहीं भी नहीं है, CNG स्टेशन बंद हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि हमने कभी भी पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 7 साल से बंद की हुई। वजह बंद क्यों की? देखिए, एक बात सच करनी पड़ेगी, वो ये है कि LNG में सच्ची बात ये है कि पैसे हैं, कमाई है, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। ये बात को करनी चाहिए। जैसे आपके सामने नैब का रेफरेंस भी है पिछले वज़ीर आज़म के खिलाफ, इनके खिलाफ भी जो बातें आ रही हैं वो भी आ रही हैं। अब मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि जब जैसे ये गवर्नमेंट आई है तो हम तकरीबन को 20 लोग थे पूरे पाकिस्तान के, इवन फॉरेन एक्सपर्ट्स भी, हमने एक मिलकर एक पेपर दिया इस गवर्नमेंट को। वो पेपर ये था कि देखिए, पाकिस्तान ऑयल और गैस में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है बशर्ते कि आप ये पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतने गैस के रिजर्व्स हैं कि अगर हम उस पर कोशिश करें, और ये सस्ती भी है। जैसे मैं मिसाल दूं कि पाकिस्तान में जो गैस पैदा हो रही है वो तकरीबन $4 से $5 की है, और आजकल जो बात सुन रही है कि कभी $12 की हो जाती है LNG, कभी $8 की होती है, वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो आप खुद सोचें, अगर आप किसी आमद से पूछें कि क्या घर की गैस बेहतर है या कतर से गैस लाना या किसी और, इवन हम पाकिस्तान में अमेरिका से भी LNG आई है। एक बात तो ये है कि हमने डोमेस्टिक यानी कि जो पाकिस्तान में जो गैस के रिजर्व है उसकी तरफ तो जो नहीं दी, एक बड़ी क्रिमिनल नेगलिजेंस है। दूसरी आप दोनों की बात कर दूं, पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमारे पाइप में गैस की लीकेज इतनी है कि जितनी हम LNG इंपोर्ट करते हैं इसके बराबर पाकिस्तान में गैस हमारे पाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन में लीक होती है। इसके मतलब वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट बना के दिया कि जी भलेमानस लोग, अगर आप $300 मिलियन खर्च करें तो ये जो लॉसेज हैं जो कि 18% हैं, इसको हम 1% पे ला सकते हैं। और ये $300 मिलियन कितने, यानी जो एक महीने में जो हम LNG कतर से लाते हैं उसके बराबर है। अब आपको मैं मिसाल ऐसे दूं, शुक्र है आपने बुलाया और चल मैं बात कर रहा हूँ इस पर। देखिए, अभी फरहान एक बात की थी, वो मैं इनका बात सुन रहा था कि जी पंक्चर वाला क्या करता है। बात ये है कि इनके पास गाड़ी है, ड्राइवर भी हैं। बताइए, क्या मुल्क में ऐसा कौन सा ड्राइवर है कि जिसकी गाड़ी का टैंक लीक हो लेकिन वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप डलवाता रहे?
बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान में इतना सीरियस इशू है मेरे ख्याल में। अरशद वासी साहब, आपने तजावीज़ भी दी, तो फिर इस हुकूमत ने क्या जवाब दिया? क्या इस हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया? देखिए, मैं आपके सामने एक बात कहूँ, इसमें कई दफ़ा बात हुई है हमारे जो पेट्रोलियम के जो इस वक्त जिम्मेदार हैं नदीम बाबर साहब, देखिए वो जो बातें उन्होंने की, जी हम कभी बैठेंगे, या सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने 4-5 दफ़ा बुलाया कि जी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बड़ी सेशंस हुए। लेकिन बात ये है कि आपने कहा ना, जैसे पंक्चर वाला काम कर रहा है कि जिसका पैसा या जिसका इंटरेस्ट LNG लाने में है और यहाँ पे नहीं है, वो कैसे करेगा? ठीक है। अच्छा, एक और पिछले दिनों स्कैंडल सामने आया था कि हमारा अपने एक गैस का जो है, जो हमारी डोमेस्टिक इंडिजिनस जो हमारा वो है, उसको भी नहीं डाला जा रहा है मेन हमारी सप्लाई में। हमने उसके ऊपर भी बात किया था। सोहेल भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी। ये भी तो हमारे यहाँ माफियाज एंड कार्टल्स भी तो है ना, जो कि ऑपरेट करते हैं, और इसका सद्देबाब भी करने में हम नाकाम है। तो ये जो गैस की पैदावार और उसकी तकसीम की पॉलिसी के ऊपर भी बड़े मसाइल पाए जाते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। जी फरा, आपके बड़े टैलेंटेड इकबाल भट्टी साहब, बात उसमें ये है कि इस वक्त तकरीबन 400 बिलियन क्यूबिक फीट के वेल हैं, उनको कनेक्ट नहीं कर रहे। यानी आप इससे अंदाज़ा करें, अगर आप काश में अगर पहले आपको कॉल करते तो मैं आपको उसकी कोऑर्डिनेट, उसकी लोकेशंस ये आपको बताता कि पाकिस्तान में 400 मिलियन क्यूबिक फीट, यानी जितना कतर से ला रहे हैं उसका 2/3 हम कनेक्ट नहीं कर रहे। यानी डिस्कवर्ड है KPK में, सिंध में। अब आप देखिए बात तो कहीं सच करनी पड़ेगी। एनालिसिस अगर आपने मुझे बुलाया तो रियल पिक्चर आपको सामने दे दें कि ये कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में गैस मुल्क में अवेलेबल है, डिस्कवर्ड भी है, लेकिन वो वो कुआं उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे? आप देखिए, ये जिसे कहते हैं ना ब्लेटेंट एक नेग्लिजेंस, करप्शन, दोनों बातें, ये बातें हैं, खत्म नहीं हो सकी। देखिए, ये जितना मर्जी नैब में हुआ है कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बातें खत्म नहीं हुई। तो वो लोग जो आज आपकी बातें सुन रहे हैं बड़ी ध्यान से और जिनके नाश्ते अभी नहीं बन रहे, उन्हें एक बात कन्वे कर दें कि गैस का क्राइसिस ये मसनूई है, ये मसनूई किल्लत है। ये ऐसे ही है जैसे ज़ख़ीरा-अंदोज़ी बंदा कर रहा है और बाद में उसकी प्राइस, ना हम जो डोमेस्टिक गैस उसके वेल को कनेक्ट कर रहे हैं, ना हमारी जो लीकेज है। बिल्कुल ठीक है। ये गैस का जो बहरान है, ये हम आवाम सुन लें, व्यूअर सुन लें कि ये मसनूई है, जिस तरह अरशद अब्बासी साहब कह रहे हैं। अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबसे मेरे पास में आए और हक़ाइक़ जो हैं वो हमें बताया कि ये असल वजह है, तकलीफ दें। और जब बात की जाती है ना करप्शन के खात्मे की, तो ये जो ऑन गोइंग करप्शन है, जब तक इसका खात्मा नहीं होगा आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। पीछे की गई करप्शन के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन इस करप्शन को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ से मुसलसल ब्लीड कर रहे हैं। टाइम फॉर ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सर्दियां आते ही हमारे जो शुमाली इलाके हैं वो बर्फ़ की चादर ओढ़ लेते हैं, और उनका देवमालाई हुस्न है, इतना खूबसूरत है वो सब कुछ कि उसे देखने का शौक़ और इश्तियाक हम सबको उस तरफ खींचता है। मौसम सरमा में मुल्क के शुमाली इलाकों में सेहत का अपना एक लुत्फ़ है। बर्फ़ की चादर ओढ़े बुलंदबाला पहाड़ और हर तरफ बिखरे कुदरत के दिलकश नज़ारे देखने वालों को सहर ज़दा कर देते हैं। वैसे तो किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो लोग तस्वीरें लगा रहे हैं ना कि वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर खुद तस्वीर लगा रहे हैं, तो फिर बंदा जेलस होता ही है कि भाई आप लोग तो मौज कर रहे हैं। अब मुल्क भर से सयाहों ने आसमान से रुई के गाले गिरते देखने के लिए शिमाली इलाकों में डेरे डाल लिए हैं। मरी, सवात, कागान, नारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क भर से सयाह फैमिलीज और मंचलों की आमद का सिलसिला जारी है। वो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, वो बच्चे मरी में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पर उनको कोरोना नहीं हो रहा। हाँ, और यही सबसे अफसोसनाक बात है हमसा, कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि जितने लोग भी मौजूद हैं SOPs को इतना कोई फॉलो करते दिखाई नहीं देते। एक तो मसला ये है ना कि मास्क में ना सेल्फी बन सकती है ना तस्वीर बन सकती है। तो अगर आप दूर दूर खड़े हैं और आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जब नज़दीक होने लगे और सेल्फी बना रहे हैं, तो आपको वो मास्क उतार देते हैं एक दूसरे को, कि अगर आप SOPs का ख्याल रख रहे हो तो इसलिए फिर लोग जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करें जो बड़ी ख़तरनाक है। सो हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ बानी पाकिस्तान
पाकिस्तान और टूरिज़म एंड ट्रैवल एक्सपर्ट औरंगज़ेब आलमगीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइएगा कौन सी जगह आप रिकमेंड करेंगे इस मौसम में जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पर इतना रश भी ना हो और जो हो भी बहुत खूबसूरत। जी वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में विंटर में जो टूरिज़म है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम सूबों में पाकिस्तान के और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म की एक्टिविटी सब जगह वक्त एक साथ हो रही होती है, क्योंकि साउथ साइड पे सिंध और बलूचिस्तान में थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, इसलिए जब अक्टूबर के महीने के बाद यहाँ पर भी विंटर टूरिज़म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। सिंध में जैसे आप नगर पार्कर या गोरख हिल स्टेशन है, उमरकोट है, इसी तरह बलूचिस्तान में इंगोल नेशनल पार्क, खुजदार का रीजन है, मूला चुटुक और कोयटा ज़ियारत की साइड पर काफ़ी टूरिज़म स्टार्ट हो जाता है। तो कराची के लोगों के लिए एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कम डिस्टेंस पर ही बर्फ़बारी को कोयटा ज़ियारत में जाके एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह बाकी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन पूरा ही पाकिस्तान विंटर टूरिज़म के लिए ओपन होता है, चंद एक इलाकों के अलावा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है वो मरी, नथिया गली और अयूबिया में नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि सब लोग ही बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह स्वात, कालाम और मालम जब्बा ये इलाके बहुत ज़्यादा हॉटशॉट रहते हैं इन तमाम दिनों में। स्पेशली 20 दिसंबर के बाद जैसे ही छुट्टियाँ पड़ती हैं तो फिर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स इन इलाकों में शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर चित्राल रीजन मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा है या स्कर्दू है, वहाँ पर कुछ लॉजिस्टिक्स के और रास्ते के चैलेंजेस हैं कि वहाँ पर सर्दियों में रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में अपर नारायण वैली को अगर मैं ले लूँ या कुमराट वैली को ले लूँ, उसके अलावा पूरा पाकिस्तान विंटर टूरिज्म के लिए ओपन है। बिल्कुल ठीक है। औरंगज़ेब, जो लोग जाना चाहते हैं शिमाली इलाकों की तरफ तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सस्ते ज़राए कौन से होंगे और कोरोना के दिनों में साथ कौन कौन सी चीज़ें रखनी है? और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम कितने दिन का प्लान करना चाहिए, क्योंकि रास्ते बंद हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सबसे सस्ते ज़राए के बारे में स्पेशली। वैसे तो जब से सीपैक का काम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है उसके बाद से, जैसे स्पेशली सक्खर से मुल्तान मोटरवे की जो तामीर हुई है उसके बाद कराची से इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो है वो बड़ा सरप्राइजिंगली 16-17 घंटे का हो गया, जो पहले 24 घंटे का होता था। तो रोड ट्रैवल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह ट्रेन पाकिस्तान में बहुत, क्योंकि बड़ा एक इवेंटफुल सफ़र होता है, इसलिए ट्रेन और स्पेशली उसका बुकिंग सिस्टम डिजिटाइज होने के बाद से ट्रेन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो हम आपको बताएंगे जो कि रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, PIA के PIA ने अपने किरायों में, जो कि स्पेशली इन एरियाज़ की फ़्लाइट्स हैं जिसमें चित्राल, गिलगित और स्कर्दू की फ़्लाइट्स हैं और ऑल्सो कोयटा भी, उसके किरायों में काफ़ी कमी की है। अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर जलाल हुसैन साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी PIA चेयरमैन को डायरेक्टली कि हमारे इलाके में आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके किरायों को आप प्लीज़ कम करें। तो गिलगित का किराया जो कि तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये रिटर्न फ़्लाइट का होता था, इस वक्त वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार का कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जो दूसरी बात आपने पूछी कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, देखें ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट ज़रूर है, लेकिन विंटर टूरिज़म पाकिस्तान में एक्सटेंड होना जो है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि फिर इस तरह समर में जो इन्फ्लक्स है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। लोग तो बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मैं कंपेयर करूँ गवर्नमेंट से, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना तो समर में भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है, लेकिन वो आई थिंक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लोगों ने खुद करनी है। अपने साथ तमाम इक्विपमेंट साथ रखें जो ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अभी आप मास्क की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल वैसे भी सर्दी में बेहतर है क्योंकि पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसी तरह अपने साथ मेडिसिन हमेशा साथ रखें और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह या इंफ्रारेड थर्मोमीटर अपने साथ कैरी करें, ताकि कभी भी अगर किसी को भी किसी भी किस्म के सिम्टम्स या कोई तकलीफ ज़ाहिर हो तो वहीं पर आप उसको कंट्रोल करके और वापसी का रास्ता ले लें। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें पब्लिक के लिए फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट तो एडवाइजरीज देती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म को सस्टेनेबल रखने के लिए इन एक्टिविटीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और विंटर में स्पेशली बाकी ये जो रास्ते बंद हो जाने का एक मसला जो है ना, वो भी बड़ा हमने देखा है। लैंडस्लाइड हो जाती है या बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है, लोग कहीं फंस जाते हैं या ट्रैफिक जैम्स कहीं पे हो जाते हैं, तो उस सूरत में ये जो CNG ख़त्म हो जाती है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसके बारे में गाइडलाइंस दीजिएगा एंड फर्दर हमें गाइड कीजिएगा कि जब कोई भी प्लान कर रहे हों शुमाली इलाका जात की तरफ या ठंडे इलाकों की तरफ जाना, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए टू मेक इट जिसे कहना चाहिए ना सक्सेसफुल टूर।
अच्छा, पहले गलतियों पे बात कर लेते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक जो कि तकरीबन तमाम ही ट्रैवलर्स करते आए हैं वो ये है कि जब आप अपने साथ सामान कैरी करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा ले जाते हैं और ज़रूरी चीज़ें ले जाना भूल जाते हैं। जैसे हमने मेंशन किया अभी कि कोविड-19 के सिनेरियो में जो चीज़ें हमने बताई वो तमाम आपके साथ हमेशा ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ट्रैवल करते वक्त हमेशा वो एक फ़िक्रा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया जाता है, बी ब्रूटल अबाउट इट। अब मेरा भी तजर्बा तकरीबन 7-8 साल का है पाकिस्तान का, लेकिन अभी भी ये होता है कि कुछ ना कुछ आइटम्स बैग में जिस तरह जाते हैं उसी तरह वापस आ जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, फैशन आइटम्स में पाकिस्तानी आवाम का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ लेकर जाते हैं, जैकेट्स बहुत सारी होती हैं। मेरा ख्याल है विंटर में सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने गर्म किस तरह रहना है, और उसके लिए जो ज़रूरी आइटम्स हैं, जैकेट्स हैं या फिर कैप्स हैं या स्कार्फ्स हैं या फिर ग्लव्स हैं, इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दें। जूते अपने सही सेलेक्ट करें, क्योंकि बर्फ़बारी में अगर पानी आपके जूतों में चला जाता है तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आई थिंक कि फ़ैशन आइटम से ज़्यादा जो एसेंशियल्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें। दूसरा जो बात आपने की थी कि रोड्स के बंद हो जाने का जो मामला है, अच्छी बात यह है कि केपी के गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स की वजह से और रोड कारपेटिंग की वजह से, स्पेशली स्वात रीजन में जैसे यह मालम जब्बा में रोड जो है वो बिल्कुल स्की रिजोर्ट तक बेहतरीन बन गया है अब, तो रोड्स बंद होने के चांसेस अब काफ़ी कम हैं। लैंड स्लाइडिंग का खतरा कराकोरम हाईवे पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और हुंजा रीजन में ये चैलेंजेस रहते हैं। हुंजा रीजन में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनको गवर्नमेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे हुंजा में 12 मंथ्स का टूरिज्म ना होने की वजह यह है कि वहाँ पर नेचुरल गैस की फराहमी नहीं है, वहाँ पर बिजली के मसाइल हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के लिए FWO का काम काफ़ी काबिल सताइश है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कभी ऐसा मौका नहीं आता कि कोई अनयूजुअली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि लोग बहुत ज़्यादा फंस जाएं। लेकिन फिर भी एक चीज़ हम एडवाइस करेंगे कि जब भी आप सर्दी में ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, तो फिर अपने साथ गाड़ी में एसेंशियल ज़रूर कैरी करें। स्लीपिंग बैग का इंतजाम करके रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपको रात जो है वो गाड़ी में गुजारनी पड़े। इसी तरह फिर अपने साथ फूड आइटम ज़रूर रखें। वैसे तो हमारी लोकल कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि वो फ़ौरन से मदद के लिए पहुँचते हैं और अथॉरिटी से पहले हमारी लोकल कम्युनिटी आ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल है अपनी तैयारी साथ लेके और सब कुछ रख के चलना। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें जिनकी आपको पेश आ सकती है साथ लेके जाएं। औरंगज़ेब आलमगीर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हम सबको एजुकेट कर रहे थे कि अगर वहाँ जाना है तो ये ना हो कि आपका सफ़र भी ख़राब हो जाए और आपका टूर भी ख़राब हो जाए। एक एडवाइस जो मेरी तरफ से भी, एक ब्लोअर भी साथ ले जाया करें, हीटर भी, ताकि वो भी बड़ा ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात। अच्छा जी, पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान ज़िंदगी की 36 बहारें देख चुकी। ड्रामा सीरियल हम सफ़र जो मेरा ख्याल है सब ने देखा, शोहरत हासिल की इन्होंने वहाँ से। माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। 21 दिसंबर 1984 को कराची में पैदा हुई और माहिरा ने अपने शोबिज़ करियर का आगाज़ 2006 में बतौर वीजे किया। 2011 में शोएब मंसूर की फिल्म बोल से लॉलीवुड फिल्म नगरी में कदम रखा। असल शोहरत उन्हें ड्रामा सीरियल हम सफ़र से मिली, जिसमें उनके साथ फवाद खान ने मरकज़ी किरदार अदा किया था और दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा गया था और उनके परस्तारों की तादाद पलक झपकते में लाखों तक पहुँच गई। तो हम हैप्पी कहते हैं माहिरा को और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे, कल ये खबर आई थी और दिल अफसुर्दा हुए बैतुल्ला का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अलजंदी खालिक के हकीकी सचा मिले। अरब मीडिया के मुताबिक शाम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मुनीर अलजंदी का इंतकाल हफ्ते के रोज़ जर्मनी में हुआ। सऊदी अरब के शाह खालिद ने 1397 हिजरी में बैतुल्लाह का दरवाज़ा खालिस सोने से तैयार करने के अहकाम जारी किए थे और इस काम के लिए शाम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मुनीर अलजंदी का इंतखाब किया गया था। इंतकाल कर गए, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम जो है अता करे। और कैसे, मतलब कि क्या ख्यालात होते हैं, कैसे लोग होते हैं फरा, और मैं इतना परेशान हूँ ये 2020 में कैसे लोग चले गए। हम 2020 की करते हैं ना, तो 2020 को यकीनन बहुत दुखी साल लिखा जाएगा। हमजा हमेशा से है ना, ज़मीं खा गई आसमां कैसे। सो ये एक दुनिया की बेसबाती और दुनिया के फ़ानी होने का एक है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा नज़र रखें अपने इर्द गिर्द के मामलात पे भी, तो भी इंसान को समझ नहीं आती कि इतनी फ़ानी और इतनी, जैसे कहना चाहिए ना, बेसबात दुनिया में इंसान किन किन मसाइल में उलझे हुए हैं। यानी आप देखें तो रोज़ाना बॉर्डर्स के ऊपर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान में LOC के ऊपर मुसलसल जो है वो बिला इश्ताल फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में कीमती हमारे जो जवान हैं वो शहादत के दर्जे पे फाइज होते हैं, उनकी जानें जो हैं वो जाती हैं। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, ये ख़बरदार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और साथ ही मोदी को पैगाम भी दिया है कि भारत गलत फहमी
कमी में ना रहे, किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बहुत क्लियर बात कर दी है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। और आलमी जो दुनिया है ना, अक़वाम आलम है, उनको बताना मकसूद था कि अब हमसे ये ना उम्मीद रखी जाए कि हम ही जो हैं बार बार अमन की बात करें। तमाम आलमी इक़दार की पैरवी और उनकी पासदारी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का काम है, और इंडिया जो है वो UN की गाड़ी के ऊपर जिसके ऊपर के लोगो मौजूद है, नाम मौजूद है, उसके ऊपर भी फायरिंग कर सकते हैं। एंड देन स्टिल दे कैन हैव इट देयर वे कि वो दुनिया में ये कहते रहें कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से दहशतगर्दी की जाती है। तो ये मामला जो है ये अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था। एक और अहम इशू हमजा, उसकी तरफ चलेंगे। मेटल स्क्रैप की वैल्यू एडिशन करके तांबे और एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स को बरामद करने वाले एक्सपोर्टर्स ने खदशा जाहिर किया है कि उनके बरामदात पर हुकूमत ड्यूटी लगाने का इरादा रखती है। और एसोसिएशन का ये कहना है कि मकामी मैन्युफैक्चरर्स के दबाव की वजह से अगर तांबे और एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स की बरामदात पर ड्यूटी लगाई गई तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की बरामदात का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मुमकिन फैसले से हज़ारों अफराद बेरोजगार भी हो जाएंगे। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इसके बरक्स अगर कॉपर एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को मराहत दी जाए तो उनकी एक्सपोर्ट्स 10 गुना बढ़ सकती हैं। और कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेल्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर कभी मकामी मैन्युफैक्चरर्स को कॉपर और एल्यूमिनियम की कमी का सामना हुआ तो इन दोनों मेटल्स को आसानी से दरामद भी किया जा सकेगा। अच्छा, इन मेटल्स पर ड्यूटी में हुकूमत की तरफ से पहले ही छूट दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेल्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन अता फरीद चौधरी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो समझाइएगा ये क्या वाक़या, ये क्या किस्सा है? ये जी जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, बेसिकली मेटल जितना है हमारी इंडस्ट्री, ये हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में ये रिसाइकिल इंडस्ट्री जो है वो कंसीडर की जाती है। हम लोग जो कॉपर और एल्यूमिनियम के मेल्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, हम इसको ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करते हैं बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो हम कॉपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सिंस 2008 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया अभी ये एक्सपोर्ट करते हुए। और एल्यूमिनियम को भी हम इसी तरह से एक्सपोर्ट करें। लोकल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे जो जैसे फ़ैन इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका रॉ मटेरियल एज आ मेटल, ये मेटल होता है सॉरी, तो वो बेसिकली उन लोगों को भी हम सप्लाई करते हैं। हुआ अब ये है कि एक इदारा है जिसे हम LME बोलते हैं, लंदन मेटल एक्सचेंज, जो बेसिकली ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्राइसेस डिटरमिन करता है कॉपर्स की और एल्यूमिनियम की, यानी कि मेटल्स की, गोल्ड वगैरह की। अब वो पिछले 3 माह में 4 माह में वो 60% इंटरनेशनली प्राइसेस राइज़ हुई हैं। तो जो लोकल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली उनको जो है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग है, इदारे हैं सारे, उनको ये मटेरियल महंगा मिल रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक्सपोर्ट मटेरियल हो रहा है, इस वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। हालांकि ये बिल्कुल जैसे ऑयल है, कमोडिटीज़ जैसे बाकी हैं वैसे ही ये है, वैसे ही कॉपर है, वैसे ही एल्यूमिनियम है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनली राइज हो रही हैं। तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो उनके लिए लोकली बहुत ज़्यादा इनफ जो है वो अवेलेबल है। दूसरा, अगर ये चाहते हैं मैन्युफैक्चरर्स के हम इंपोर्ट करें तो गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव्स ऑलरेडी इंडस्ट्री को देती है इंपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री है, उसमें सेल टैक्स की मद में, इनकम टैक्स की मद में, तो ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग 11,000 टन, अगर आप इस साल का डाटा देखें तो 11,000 टन हम पर मंथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब तक। ठीक है जी। और लोकल इंडस्ट्री जिस तरह से फ़ैन इंडस्ट्री है, उनकी पर मंथ जो प्रोडक्शन जो उनकी है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 500 से 1000 मेट्रिक टन कॉपर की है। तो फिर इशू क्यों बना? इसलिए कि अगर ये मतलब इशू है नहीं आपके ख्याल में, तो फिर इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत अगर नहीं लगाएगी ड्यूटी तो फिर वो जो यही जो आप कह रहे हैं कि मुकामी जो फैन इंडस्ट्री है उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? जी, वो ऐसे ही है जी। यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि 500 से 1000 मेट्रिक टन तो इनकी सिर्फ डिमांड है। मतलब एक फ़ैन है, फ़ैन के अंदर जो मैन्युफैक्चर है करते हैं फ़ैन को, वो सिर्फ 2% कॉपर यूज़ होता है उसमें। तो हम ऑलरेडी डिमांड तो ऑलरेडी पूरी हो रही है। अब इशू क्यों राइज़ हुआ? वो एक्चुअली इसीलिए राइज़ हुआ कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद जब रिकवर की इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा डिमांड
डिमांड क्रिएट हुई और उस वजह से जो लंदन मेटल एक्सचेंज है जो पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस डिटरमिन करती है, प्राइसेस बहुत ऊपर चले गई। अब देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो गवर्नमेंट को मजबूरन प्राइसेस ऊपर करनी पड़ती हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद ये अगर बैन हो गया, ये एक्सपोर्ट के ऊपर आरडी लग गया, कोई भी ड्यूटी लग गई तो हमारी प्राइसेस नीचे आएंगी। हालांकि ये इसका हल नहीं है। हम देखें जी अब तक हम जो है वो $700 मिलियन की एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये 1 जनवरी 2020 से लेकर के ये 6 दिसंबर तक का डाटा है। तो ये और जो लोकल मैन्युफैक्चर जितने भी हैं उनके लिए तो मटेरियल हमेशा से अवेलेबल रहा है, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि हमें चीप मिले। ये हमारे बस में नहीं है, इंपोर्टर के या मैन्युफैक्चर के बस में नहीं है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर हुकूमत मदद करे तो ये जो बरामदात हैं इसको 10 गुना जो है इसमें इजाफा किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन होगा? हुकूमत क्या मदद करेगी? जी उसमें ऐसा है कि देखें अगर आप मेरी कॉन्सुलेट से बात हुई चाइनीज़ बीजिंग में परसों बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे डाटा शेयर किया। चाइना की डिमांड जो है कॉपर की वो $40 बिलियन की है। अब लास्ट ईयर जो इन्होंने चाइना ने इंपोर्ट किया है कॉपर वो 40 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ हमारा स्टेक जो है वो 700 मिलियन या अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ये कोविड के ये 3 मंथ ना होते तो हम 1 बिलियन तक चले जाते। यानी कि हमारे पास आप ये देखें कि गुंजाइश कितनी है, उनकी डिमांड कितनी है, नंबर 1 बात। दूसरा अगर देखें हमारे यहाँ पे ये है कि एक कंटेनर जो है जो शिपमेंट बनती है 25 मेट्रिक टन का एक कंटेनर है, इसके ऊपर $5,000 इसकी एक ITP है और इस वैल्यू पे 17% सेल टैक्स गवर्नमेंट जो है वो इसका रिबेट इसका रिटर्न मिलता है। अब वो रिफ़ंड मिलता है, अब वो रिफ़ंड हमें 6 माह बाद मिलते हैं। अगर वो रिफ़ंड जिस तरह से टेक्सटाइल को है स्टार सिस्टम के तहत जो है वो अगर टेक्सटाइल को जिस तरह से रिफ़ंड गवर्नमेंट टेक्सटाइल को हमेशा से प्रमोट करती आ रही है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है गवर्नमेंट का। इसी तरह से अगर हमें भी अच्छा समझें तो हमें भी अगर ये रिफ़ंड टाइमली देते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि वो सारा कैपिटल का हिस्सा बने। वो एक्सपोर्ट इजाफा आपके हाल में हो सकता है? अभी कितने इंगेट्स जो हैं वो आप लोग दरामद कर रहे हैं और कितने आप बरामद कर रहे हैं? जी और कितने आप समझते हैं इसमें इजाफा हो सकता है? देखें जी इस टाइम हम जो कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 से 12,000 टन हम एक्सपोर्ट करें पर मंथ। अगर कंटेनर्स में आप देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 500 कंटेनर बनता है और ये वैल्यूड आइटम है। और इसको अब आप ये देखें ना कि 40 अब चाइना से मेरा डाटा जो परसों मैंने शेयर किया, पाकिस्तान से टोटल एक्सपोर्ट जो हुई हैं वो 2 बिलियन की हुई हैं इस ये करंट ईयर्स में, और उसमें से सिर्फ $1 बिलियन की तो सिर्फ हमने की है अप्रॉक्सीमेटली। और ये देखें कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली हर चीज़ जो सिर्फ चाइना की बात कर रहा हूँ जो एक्सपोर्ट होती थी उसमें कमी हुई है। हमारा जो मेटल इंडस्ट्री है या हमारा जो कॉपर और एल्यूमिनियम है उसमें 3 से 4% राइज हुआ है। तो हुकूमत ये बात क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रही? ऐसा क्या दरमियान में जो है आप गैप समझते हैं कि जिसको फिल करने की ज़रूरत है कि हुकूमत को ये बात अंडरस्टैंड क्यों नहीं हुकूमत कर पा रही और आप अच्छे बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे? नहीं देखें जी एक चीज़ मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि हमारी जो है FBR से भी बात हो रही है, रज़ाक दाऊद साहब से भी हो रही है, जवेद गनी साहब से भी हो रही है, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमें असल में थोड़ा सा ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो थोड़ा पैनिक कर गए, वो इस वजह से पैनिक कर गए क्योंकि ये बात जो है वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये किसी हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबली प्रॉब्लम है। ये बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट राइज हुई है उसकी वजह से ये इश्यूज़ हैं। अदरवाइज और ये टेम्परेरी है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है और गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो कर रही है। और दूसरा ये है कि इसको अगर आपने पूछा ना कि इसको हम 10 टाइम्स, मैं कहता हूँ हम 10 टाइम्स से भी बढ़ा सकते हैं। हमें DTR रिबाउंड दें, हमें रिफ़ंड टाइमली दें। अब अगर जिस तरह से बाकी लोन है, हमें अगर लोन की सूरत में, क्योंकि ये वैल्यूड आइटम है, एक कंटेनर 3-3 करोड़ रुपए का बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर छोटे स्टेप्स हैं। और देखें गवर्नमेंट को हर वो स्टेप लेना चाहिए जिसमें फॉरेन एक्सचेंज हम जो है वो लेकर के आते हैं। अब साहब एक फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ बताइएगा कि अब आपने खुद बताया कि अब डिमांड में इजाफा हो गया है तो सप्लाई में भी इजाफा हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हमने बरामदात की और मुमकिन तौर पे बरामदात और भी बढ़ सकते हैं। लोकल इंडस्ट्री जो है उसको ये है कि हमें खाम माल नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। तो जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बरामदी ड्यूटी देने में फिर क्या मसला है? मतलब उस पे क्या इशू है कि हुकूमत ने अगर बरामदी ड्यूटी आयद की है तो उसमें
पॉइंट ऑफ कंसर्न किया। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी आपका। देखें ये बेसिकली ऐसा है कि ये ग्लोबली डिटरमिन होती हैं प्राइसेस। एक इंटरनेशनल मार्केट है जी, वहाँ पे ये बिल्कुल ऐसी है कि जिसको जितनी भूख लगी है वो उतना खाना खाएगा। ये इंटरनेशनली एक प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज एक इदारा है, वो डिटरमिन करता है प्राइस। उसके बाद हर मुल्क की इकोनॉमी अपनी डिमांड के हिसाब से प्राइसेस कंसीव करती है, ठीक है जी। हम अगर यहाँ पे ड्यूटी लग जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हम कर पाते, यहाँ पे मटेरियल सरप्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे मटेरियल सरप्लस हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस गिर जाएंगी। जब प्राइसेस गिर जाएंगी तो हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, एक तो डोमेस्टिक है ना, एक ये इंपोर्ट होता है, रिसाइकिल्ड ये इंडस्ट्री है, तो हम बाहर हमारे मुकाबले में इंडिया है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, तुर्की है, वो प्राइसेस हमसे ज़्यादा बेहतर देते हैं। जहाँ पे प्राइसेस कम होंगी तो हम बाहर प्राइसेस नहीं दे सकेंगे, हम मीट नहीं कर सकेंगे। जब मीट नहीं कर सकेंगे हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पे भी शॉर्टेज होगी। इंडस्ट्री को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये कुल्हाड़ी पे पाँव मारने वाली बात है। ये कि आप इसको अगर यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो बेसिकली ये कल को इससे ज़्यादा शॉर्टेज होगी। विन-विन डील क्या है इस हाल में? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, इंडस्ट्री के पास जो है रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री के पास कैपिटल है, इंडस्ट्री इसको इंपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट उनको सेल टैक्स, इनकम टैक्स की मद के अंदर देती है। और दूसरा ये है कि हम इनसे इंडस्ट्री हमारा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंडस्ट्री अगर कहती है हमें 4000 मैट्रिक टन दें तो हम उनको 4-5,000 देंगे, और जो सरप्लस है वो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मुल्क में हम रिजर्व्स भी लेकर के आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहे हैं। फरीद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने एक इशू जो है इंडस्ट्री का जो एक इशू उसके बारे में बातचीत की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक चीज़ जो है इस्लामाबाद में बहुत अच्छी हुई है, दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में पहला ड्राइव इन सिनेमा जो है वो खोल दिया गया है। और कोरोना में क्योंकि सिनेमाज बंद हैं तो ये जो है इसको काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, लोग बहुत बात कर रहे हैं। और ये एक बड़ा ना अलग सा मॉडल है कि आप अपनी गाड़ियों में आएँ, और उसमें पहले ही रोज़ हॉलीवुड की फिल्म दिखाई गई है ड्राइव इन सिनेमा में, खुले मैदान में बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाती है, जबकि स्क्रीन देखने वाले अफराद अपनी गाड़ियों में ही मौजूद रहते हैं। टेक्नोलॉजी के ज़रिए बैठे अफराद वहीं पर अपनी गाड़ियों के स्पीकर्स में फिल्म की आवाज़ सुनते हैं। और वो जो एक इम्पैक्ट होता है ना सिनेमा में बैठ के मूवी देखने का, उसके क्लोज तरीन कोविड के दिनों में आपको ये एक मिल सकती है तफरी। इस ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किया, और पहले ही दिन लोगों की बड़ी तादाद अपनी गाड़ियों पर फिल्म देखने पहुंची। और इस मौके पर शेख रशीद अहमद ने कहा कि टिकट के एवज 1000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA हुकाम को बतौर वज़ीर दाखिला ये हुक्म दे रहे हैं कि टिकट 50 रुपए का कर दिया जाए। बहुत बड़ा ऐलान कर गए शेख रशीद। 1000 रुपए से 50 रुपए तक का, ये तो कोई जैसे कहना चाहिए ना ज़मीन आसमान के जितना फ़र्क है। जिस तरह यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि आप वालदा के साथ कभी छोटे होते जाए ना, तो दुकानदार ने कहा कि जी कि 5000 रुपया, वालदा कहती नहीं 300 रुपया दूंगी, और आप चुप या पठानों से आप कालीन लेने लगे तो वहाँ पे आप इस तरह की बात। लेकिन इट्स अ गुड ऑफर जो कि उन्होंने किया। अगर 50 रुपये हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर तो वहाँ रश लग जाएगा गाड़ियों का। अच्छा जी, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे, हमारी रिपोर्टर मरियम वहाँ मौजूद है जो कि हमें अपडेट करेंगी। मरियम, बताइएगा ड्राइव इन सिनेमा का तजर्बा कैसा रहा, लोगों का इस बारे में क्या उनके तासुरात हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वबा ने जहां एक तरफ मामूलात ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहीं शहरियों के लिए अब ये कोरोना वबा एक तफरीह का सामान भी बन गया है। जी हाँ, इस्लामाबाद के F9 पार्क में अब आप वीकेंड्स पर मूवी देख सकेंगे, जिसको ड्राइव इन सिनेमा का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक अब बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और 300 के करीब गाड़ियाँ एट ए टाइम अपनी गाड़ी में बैठकर मूवी देख सकेंगी। 1000 रुपया रखा गया है एक गाड़ी के लिए, और वो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और वहाँ पर मूवी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर ज़ाहिर आप मूवी देखने के लिए आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको भूख ना लगे, ताहम आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम उस एरिया में खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं, जिसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और जहाँ पर शहरी कोरोना की वजह से घरों में मैसूर होकर रह गए थे, वहीं CDA और निजी टेलीकॉम कंपनी के इश्तराक से अब सिनेमा का एहतमाम किया गया है, इंतज़ाम किया गया है। गुज़िश्ता दिनों ही वहाँ
वहाँ पर स्क्रीन लगा दी गई है और शहरियों की बड़ी तादाद जो थी पहली हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन देखने के लिए आई थी। जुम्मा हफ्ता इतवार आप आ सकेंगे और 1 महीने के लिए ये लगाया गया है, जिसको शहरी काफ़ी हद तक पसंद करे हैं। वज़ीर दाखिला ने इस सिनेमा का इफ्तिताह किया था और जैसे भी अभी फरा ने बताया कि 1000 रुपये की बजाय उन्होंने 50 रुपये रखने की तजवीज़ पेश की है, जिसको शहरी तो काफ़ी हद तक पसंद कर रहे हैं क्योंकि टिकट शायद ज़्यादा हो जाता है। 1000 रुपये टिकट है, लेकिन उनकी इस बात को शहरी काफ़ी अच्छे इंडोर्स भी कर रहे हैं और ये ख्वाहिश भी कर रहे हैं कि अगर 300 रुपये 50 रुपये में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। F9 पार्क एक ऐसा पार्क है कि जहाँ आप एंटर होते हैं तो आप में वैसी एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है, आप ताज़ा हो जाते हैं। फ़र्क का ताल्लुक बिल्कुल इस्लामाबाद से है। शेख रशीद साहब ने तो ऐलान कर दिया, ये सियासी ऐलान था या फिर वो वज़ीर दाखिला बनकर हुक्म दे रहे थे, तो क्या CDA के लिए मुमकिन है कि इस पे अमल करवाया जा सके, इसको 50 रुपए का कर दिया जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि वज़ीर दाखिला ने अपनी इक़्तिदार में आते ही उन्होंने आके ये ऐलान किया है, जिसके बाद शहरी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और बड़ा उन्होंने पसंद भी किया है। जबकि CDA से जब इसके बारे में बात की है तो उन्होंने थोड़ा टाल मटोल किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में बताया जाएगा कि ये तजर्बा कैसा है और इसके ऊपर लोग इस पर कितना इसको पसंद करते हैं और आते हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में फ़ैसला किया जाएगा कि आया इसके जो टिकट के पैसे उसको कम ही किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अभी पहला ये इस्लामाबाद से शुरू किया गया है, इसके बाद ये लाहौर होगा, फिर ये कराची में जाएगा। कहा यह जाता है कि 1920s में भी कराची में ये ड्राइव इन सिनेमा का कॉन्सेप्ट था, जिसको दोबारा से रिवाइव किया गया है और इस्लामाबाद में पहली मरतबा ये ड्राइव इन सिनेमा जो है उसका इफ्तिताह किया है, जिसको शहरी काफ़ी हद तक पसंद कर रहे हैं। अब तो हमारे लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी, अब तो मैं भी लाजमी जाऊँगी और वहाँ जाके एंजॉय करूँगी और आप लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी आएँ और आके ज़रूर ड्राइव इन का तजर्बा देखिए। बिल्कुल ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका और आप हमें भी मोटिवेट करें। हम भी वहाँ पर हैं, हम तो वैसे ही देख के मोटिवेट हो रहे थे और 50 रुपए का टिकट हो गया तो मेरा ख्याल है कि फिर तो हमजा यहाँ से 4000 रुपए का पेट्रोल जो है ना वो खर्च के 50 रुपए के टिकट पे सिनेमा देखने जरूर जाएंगे। लेकिन ये फातिमा जनाब पार्क जो है ना ये वैसे भी बड़ा खूबसूरत है। अगर ये इसके इर्द गिर्द पहाड़ खुला वो है एंड देन कोविड का जैसे सीन है तो आप एक आउटिंग का एक कॉन्सेप्ट तो है ना, आप निकल तो सकते हैं, कहीं कोई आप एक्टिविटी प्लान तो कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो चलें एक और मज़े की खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कश्मीर के रिवायती खानों की दुनिया भर में धूम है, लेकिन कश्मीरी कुलचे के बगैर ये सारे के सारे खाने अधूरे हैं। कश्मीर की ये खास सौगात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है और जायके में बेमिसाल ये लजीज और खस्ता कुलचा बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। कारीगर को ये स्पेशल कुलचा बनाने में अपनी खास महारत भी दिखाना पड़ती है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि ये जो कुलचा है ना इसको आप रोटी के साथ खाएंगे, चाय के साथ, कावे के साथ, जो कश्मीरी ग्रीन टी होती है उसके साथ जो है इसको खाया जाता है। ये हमारी जो बेकरी होती है ना पेस्ट्री कुछ या फिर उससे मिलती जुलती एक चीज। मुझे तो खताई के साथ खताई होती है ना उसके साथ ये खताई के साथ बिल्कुल सही। मुजफ्फराबाद की कदीमी कुलचा गली में नुमाइंदे मौजूद हैं सरफराज मीर, उनसे हम जानेंगे। सरफराज मीर, कश्मीर की इस खास सौगात के बारे में हमें बताइए, कहाँ बनती है, कैसे बनती है? जी बिल्कुल, मौसम कोई भी हो कश्मीरी रवायती खानों के साथ साथ कश्मीरी कुलचा भी एक सौगात के तौर पर अपनी मुनफरद पहचान रखता है। जो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अपर अड्डा कदीमी कुलचा गली में, जहाँ पर बड़ी तादाद में कुलचे की ये दुकानें कुलचा तैयार करती हैं, जो मुल्क भारत के साथ साथ बैरून मुल्क में भी जो है ये कुलचा जो है तोहफे के तौर पर भेजा जाता है और खानों के शौकीन ज़्यादातर इसको चाय और कहवा के साथ इस्तेमाल करते हैं। और कश्मीरी मेहमान नवाजी में अगर कुलचा ना पेश किया जाए तो ये समझते हैं कि मेहमानदारी का वो हक अदा नहीं हो सका है जिसमें कुलचा ना पेश किया जाए। और मेहमान जो है बड़े शौक़ से जो है वो कश्मीरी कुलचा जो है वो खाते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि कश्मीरी कुलचा जो है ये बरसों से इस कदीमी बाज़ार में जो है वो तैयार होता है, जिसमें कई लोगों का रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये कश्मीरी कुलचे दिखाए, गर्मा दिखाए गर्मा गर्म कश्मीरी चाय हो जिसे पिंक टी कहते हैं और साथ कुलचा हो और आप उसको रिवायती अंदाज में उसमें डुबो के खाएं तो हम सब फिर आपको मज़ा आएगा देखने का। वैसे मज़ा ना बिस्किट का भी यही है कि आप चाय में डुबो के खाएं, तो हम चाय में कोशिश करते हैं कि बिस्किट डुबो के खाएं, उतनी देर ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं
और कितनी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया कोरोना जैसे वायरस जो है उसकी वैक्सीन ढूंढ चुकी, उसकी वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर बावले कुत्तों के काटे का इलाज यानी रेबीज़ और उसके नतीजे में जो अमवात है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। मीडिया का शोर मचाना भी काम नहीं आया। सिंध सरकार ख्वाब गफलत से नहीं जाग रही। सूबे में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात कम होने के बजाय बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में ऐसा ही एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया जहां आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों को बुरी तरह नोच डाला है, जिनमें से एक बच्चा इनायत जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और सिंध हाई कोर्ट जो है सूबे में ये बावले कुत्तों के काटने से वाक़यात के बढ़ने पर बरहमी का इजहार मुसलसल कर रही है। केस की समाअत के मौके पर सिंध के मुख्तलिफ अजला के SSPs, म्यूनसिपल और महकमा सेहत के अफसरान पेश हुए। अदालत ने मुतालिका महकमों से सवाल किया कि आवारा कुत्तों के काटने के जितने वाक़यात हुए हैं उतने मुकदमात क्यों नहीं दर्ज किए। अदालत का कहना था कि सिर्फ लाड़काना डिवीज़न में 5000 वाक़यात हुए मगर सिर्फ 23 मुकदमात दर्ज किए गए। बहुत ही अजीब बात है और इस हवाले से मीडिया कब से मतलब कि अब ऐसा है कि इस मसले को बहुत ज़्यादा उजागर भी किया जा रहा है ताकि मसला हल हो। फिर हमने मिठाई वाला वाक़या देख लिया कि मिठाई जो है वो जहर आलूदा रखी गई थी, बच्ची घर ले गई और उसके बाद जो है अजीब और गरीब यानी जैसे कहना चाहिए समझ में ना आने वाले वाक़यात होते हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फ्री कराची मोहतरमा डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि ये मसला क्या है कि सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इक़दामात नहीं है, क्या मुमकिन नहीं हो पा रहा? सुना था कि जो वैक्सीन दरामद होती है इंडिया से वो नहीं आ सकी है, वजूहात क्या हैं आखिर? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पूरी दुनिया में और ममालिक में रेबीज़ और कुत्ते के काट की बीमारी कम हो रही है लेकिन यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। उसकी सबसे बड़ी 2-3 वजूहात है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत को इस मौजू पे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। सही बताया आपने, कोरोना में हर बात हो रही है लेकिन इस बीमारी, इस मौजू बीमारी पे कोई बात नहीं हो रही है। देखिए वैक्सीन मुल्क में काफ़ी है, ये मैं बता सकूं कि ठीक है इंडिया से कुछ आती है, कुछ चाइना से आती है। वैक्सीन काफ़ी है लेकिन उसके लगाने के तरीक़ेकार डॉक्टरों में ये इल्म नहीं है कि कब लगाई जाए, कितनी लगाई जाए, कैसे लगाई जाए। ज़ख्म को धोते भी नहीं है, तो ये एक बड़ी वजह ये है। और जो इंडस में हम बार बार यहाँ से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लेकिन वो बात हल नहीं हो रही है। सेकेंडली दूसरी बात ये है कि सिर्फ वैक्सीन लगाना तो कोई हल नहीं है। शहर के और सूबे के अलग दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जानवरों कुत्तों को हलाक कर रहे हैं, या तो गोली से हलाक करते हैं या तो जहर से, वो भी हल नहीं है। ये WHO ने साबित किया कि कुत्तों को मारने से कोई बात हल नहीं होती। उसका हल ये है, और मेक्सिको में भी ये बिल्कुल कारामद रहा, श्रीलंका में भी, और वो हम इंडस में ये हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं जिसका नाम है रेबीज़ फ्री पाकिस्तान जी। उसमें 2 पहलू हैं। नंबर 1, कुत्तों को हम पकड़ के वैक्सीनेट करते हैं। कुत्ते की अलग जो वैक्सीन होती है वो रेबीज़ के ख़िलाफ़, ताकि अगर कुत्ता काट भी ले तो फिर वो रेबीज़ उसमें ट्रांसमिट नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर कुत्ते को या ज़्यादा कुत्तों को अगर आप वैक्सीन लगाएं तो फिर वो रेबीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि उनके कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी है, उनको मारने से हल नहीं होगा। उसका हल ये है कि उसकी नसबंदी की जाए। और ये आप लोगों को शायद अजीब लगेगा लेकिन हम इंडस में रोज़ाना 50 से 60 कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। और अगर हमें हुकूमत का साथ मिले तो हम रोज़ाना कई 100 कुत्तों को डॉक्टर साहिबा, सिंध हुकूमत ने खतीर रकम जो है वो मुख्तस की थी। एक बड़ा फंड है जो कि इस मसले पे काबू पाने के लिए एलोकेट किया गया। आप कह रही हैं कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो ताउन करे तो अगर आप जो है रेबीज़ फ्री कराची को आप वो उसकी डायरेक्टर हैं, अगर आपको नहीं मालूम कि इतना फंड और इतनी चीज़ें जो है एलोकेटेड है तो फिर वो मतलब उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा, ये बात अभी इस वक्त मौजूदा हमारे और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान इंडस और LG डिपार्टमेंट के साथ इसी बात पे डिस्कशंस तेज़ी से हो रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनके साथ ये मुआहदा हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह रेबीज़ फ्री पाकिस्तान को कम से कम सिंध के अंदर इतना ज़्यादा कर लेंगे कि
चंद दिन तो नहीं कह सकते, चंद महीने में या साल 2 साल के अंदर इस बीमारी पे ज़रूर काबू कर सकेंगे। लेकिन अभी इस वक्त बहुत ही जल्द है, अभी हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है और अगर ये तय हो जाए तो मेरा ख्याल है मुल्क का बड़ा फ़ायदा होगा, कम से कम सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना उनको मारने से, जहर देने से, आप खुद ही बता रहे हैं कि एक बच्चे ने जहर आलूदा मिठाई खा ली और उससे वो मर गया, तो ये तो कई बार होता रहेगा। और ये कसूर किसका होगा? हुकूमत का होगा, जो इतने सालों से हम उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ मिलकर ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ताकि अगर ये 2 साल पहले किया होता या 3 साल पहले जब से हम कह रहे हैं उनको, अगर किया होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। तो इसके लिए मैं या आपके टीवी प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये बहुत ही एम्फेसिस से कहूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ ना सिर्फ हुकूमत लेकिन लोगों को भी ताउन करना चाहिए। अगर वो सिर्फ कहेंगे कि कुत्तों को मारो, ख़त्म करो, तो ये बात हल नहीं होगी। कुत्तों को मारो मत, उनको छेड़ो मत, बच्चों को सिखाओ कि उनको छेड़छाड़ी ना करें। हाँ ठीक है, कुछ कई हज़ार में एक कुत्ता बावला हो जिसमें रेबीज हो, वो अलग बात है, लेकिन जो 99% कुत्ते नॉर्मल होते हैं उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, उनको वैक्सीनेट और नसबंदी की जाए, जब जाकर ये हमारा मसला हल होगा। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहब, आप हमें अपडेट कर रही थी सगगी के बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में। अब हम एक और आपको एक चीज़ के बारे में आगाह करेंगे। हमारा एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर हमें अपने गरीब मोहताज लोगों की मदद करना और उसकी मदद का जज्बा अपने दिल में रखना बेहतर और उम्दा तस्वुर किया जाता है। भावलपुर में मुल्क का वाहिद शेल्टर होम है जहाँ नाबीना, लावारिस और माजूर बच्चों की कफ़ालत की जाती है। ये शेल्टर होम बसारत से महरूम और खुसूसी बच्चों की रिहाइशगाह भी है और दर्सगाह भी। और ऐसे ही है, इनको दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ म्यूज़िक की क्लासेस भी यहाँ पर दी जा रही हैं। सो ट्रूली जिसे कहते हैं ना, डिप्राइव्ड जो लोग हैं, जिनके पास वो बुनियादी हिस्सियात भी मौजूद नहीं है जो कि हम सबके पास मौजूद होती है। और सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं, शेल्टर होम का मुतादिद अमला जो है वो भी जिसे कहना चाहिए स्पेशली एबल्ड है। हमारी नुमाइंदे अमजद ऐवान भावलपुर से इस वक्त इस शेल्टर होम के बारे में हमें बताएंगे, उनसे बात करते हैं। जी अमजद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शेल्टर होम बसारत से महरूम और ख़ुसूसी अहमियत के हामिल बच्चों की दरसगाह भी है और रिहाइशगाह भी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे शेल्टर होम में जो पाकिस्तान में पहला ऐसा शेल्टर होम है जहाँ पर ख़ुसूसी बच्चे, ख़ासकर जो माजूर हैं, क़ुव्वत बिनाई से महरूम बच्चे हैं, उनको यहाँ पर तालीम भी दी जाती है, उनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है और वो बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं जो यतीम बच्चे हैं। हमारे पास जो स्पेशल बच्चे हैं, ये इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर स्कूलिंग भी है थ्रू ब्रेल और ऑडियोनिक सिस्टम के थ्रू। इसके साथ साथ बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन है, कंप्यूटर ट्रेनिंग के हवाले से ये प्रॉपर तौर पे एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन के उभरे। सबसे बड़ा इनके लिए मसला जो है वो इनके पास तरह का कोई मेन बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर इन बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो रखा जाए। तो इन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि भावलपुर के अंदर कोई ऐसी औकाफ की कोई बिल्डिंग हो जहाँ पर इनको रिहाइश दे दी जाए और वहाँ बेहतर तरीके से इन बच्चों की जो है वो परवरिश भी की जाए और इनको तालीम से भी रास्ता किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है अमजद अमान, बहुत शुक्रिया। भावलपुर से एक बहुत अहम मामला था जिससे और बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा काम हो रहा है जिससे हमें आगाह कर रहे थे। टाइम फॉर ब्रेक, सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बचपन में हमने हमजा एक वो पढ़ी हुई है ना नज़्म के, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। सो तन्हा और उदास, ये दो लफ्ज़ जो है ना, ये आजकल बज़ वर्ड है। इसलिए कि जब बात की जाए चिड़ियाघरों की तो वहाँ पर हमने देखा कि तन्हा जो है कावन, उसको पहले भेज दिया गया, फिर इसी तरह से रीछों की जब बारी आई तो उनको सूजी और उन लोगों को मुंतकिल कर दिया गया जॉर्डन। सो अब एक ऐसा मामला, अहम मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं नायाब परिंदे के सावरी की, जिसे लाहौर चिड़ियाघर का सबसे मुअम्मर बासी होने का एजाज़ हासिल। और सबसे तन्हा भी, शायद बहुत तन्हा है ये, कि अफसोसनाक बात यह है कि पूरे मुल्क में पाया जाने वाला अपनी नौइयत का ये वाहिद परिंदा बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसे जीवन साथी नहीं मिल सका।
इंतज़ामिया के मुताबिक 1971 में जब कसावरी 5 साल का था तो उसे उसकी मादा के हमरा न्यूजीलैंड से ख़रीद कर पाकिस्तान लाया गया। कुछ अरसे बाद मादा चल बसी, जिसके बाद उसने अपनी पूरी उम्र अकेले ही गुजार दी। हसास शहरियों ने इस नायाब परिंदे की तन्हाई दूर करने के लिए आवाज़ें उठाना जो है वो शुरू कर दी। आप देखें कि वो सोचा ही नहीं शायद गया कि वो अकेला है, उसको वो माहौल ही नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। हम जिस माशरे में अभी तक इंसानी हुकूक हासिल नहीं कर सके, फरा पर लोग कहते हैं कि आप ये क्या बातें लेके बैठ गए हैं, आप किन हुकूक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल से हम बात करेंगे। एनिमल एक्टिविस्ट सारा नवाज गंडापुर हमारे साथ है। सारा बताइएगा। हम वालेकुम अस्सलाम। क्या हम इतने रहम शफ़ाक संगदिल लोग हैं या फिर ये मामला जो हैं ये सारी दुनिया में इसी तरह से होते हैं और इसके ऊपर कुछ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं डाली जा सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। देखें, बात यह है कि जैसे सर फरमा रहे थे कि जी लोग कहते हैं कि जहाँ इंसानों के हकूक़ नहीं होते आप जानवरों की बात करते हैं। ये भी तो एक पढ़ी लिखी महज़ब कौमों की एक निशानी होती है कि अगर आप इंसानों के लिए काम करें तो आप जानवरों के लिए भी करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम इंसानों के लिए बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जानवरों के लिए बहुत लिमिटेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। जो ये अभी आप लोगों ने फरमाया कि कवन गया, 4 पॉज इंटरनेशनल FWT जो है वो सारे आए, शेयर आई और उनने आके उसको रेस्क्यू करवाया। वो चला गया कैम्बोडिया, वहाँ पे खुश है, तस्वीरें आ रही हैं। सिमिलरली जो बेयर्स हैं सूजी और बबलू, उनको भेज दिया जॉर्डन प्रिंसेस की रिजर्व में, वो भी 4 पॉज वगैरह का काम था। बात यह है कि हमें हमेशा बाहर से लोग को क्यों बुलाना पड़ता है कि वो आकर हमें हेल्प करे, रेस्क्यू करे। अब ये एक इतना खूबसूरत परिंदा हमारे पास है। अब इतनी गवर्नमेंट्स आई गई और ज़ू की जो इंतज़ामिया, आई थिंक जितने भी पाकिस्तान में ज़ूज़ हैं उसमें सबसे बेहतर हालत जो है ना वो बेसिकली वैसे लाहौर ज़ू की है। बिकॉज हम लॉकडाउन में भी विज़िट करते रहे, दे वर डूइंग ए गुड जॉब। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको बजट्स मिलते हैं तो आप वो बजट कहाँ जाते हैं और वो क्यों नहीं एनिमल्स के ऊपर लग रहे। और अगर ये बर्ड हमारे मुल्क में एक नायाब है जो कि अकेला है तो उसके लिए एक मादा ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सो ये बात ये कि इस प्लेटफॉर्म से हमें ये डिसाइड करना है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आया ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्टिविस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़ू की इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की तो होगी ना। तो इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है गवर्नमेंट से कि हमें सपोर्ट करें। अगर आप खुद काम नहीं कर रहे तो लेट अस वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेट अस हेल्प सपोर्ट द ज़ू एंड द एनिमल्स इन पाकिस्तान। सर, अगर हम इन परिंदों की, जानवरों की बात कर लें, जब ये तन्हा हो जाते हैं, इनको वो माहौल नहीं मिलता जो इनको माहौल मिलना चाहिए था। निस्फ सदी गुजर गई, ये परिंदा तन्हा है, पूरी कितनी तब्दीली आती है। जैसे कावन की आपने बात की कि यहाँ पर वो कावन जो किसी से बात नहीं करता था, आंसू हम निकलते हुए बाकायदा देखते थे। कंबोडिया जाता है, वहाँ पर वो खेल रहा है। तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं और हम क्यों इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते? वैसे आपस की बात है, हम तो अपने बच्चों को नहीं मॉनिटर करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर क्या तब्दीली। आजकल ये काफ़ी मसला है, लेकिन बच्चे फिर भी मुँह से बोल सकते हैं, जानवर नहीं बोल सकते। तो देयर मोर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस बर्ड के लिए आज से ये 35 साल पहले जो ये हमारे पास बैठा हुआ था अकेला, तो अगर हम इसके लिए एक फ़ीमेल ले आते तो आप खुद सोचें कि ये एक नायाब बर्ड है जो इंडिजिनस टू न्यूजीलैंड है, तो आज हमारे पास शायद इनके बच्चे होते हैं और शायद आज हमारे पास उनकी पूरी फैमिली होती। तो अगर हमने इस चीज़ की थोड़ी सी अटेंशन दी होती तो आज हम इस तरह ये लोनली फेस ना देख रहे होते उस बर्ड का। बिल्कुल सही। लेकिन आप देखें ना कि हम लोगों ने घरों में पेट्स रखे होते हैं तो वो भी तो एक ही होता है। हमने कभी सोचा है कि वो अकेला है? लेकिन उन पेट्स के साथ हम सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उन्हें प्यार कर रहे होते हैं। अब सुबह ही की बात है कि मैंने जब आना था शो पे तो मेरी जब सुबह आंख खुली तो मेरे बेड पे 10 बिल्लियाँ थी और इर्द गिर्द सारी हो। मुझे रात को ठंड लग रही थी तो केप्ट मी वार्म। सो यू सी उनके पास कंपेनियनशिप है। ये एक बर्ड है जो कि ज़ू में अकेला बैठा हुआ है एक बंद जगह पर। देखिए परिंदा उड़ने वाला एक उड़ने वाली चीज़ है, उसको पहले आपने बंद किया हुआ है, फिर आप अकेले हैं। आप हमारे ज़ू में उस तरह के केयर टेकर्स नहीं होते ज़ूज़ में जैसे बाहर होते हैं। आई थिंक इट शुड, अगर हम उसको चाहते हैं कि हम उसे पाकिस्तान में कंटिन्यूड उसकी स्टे रखें तो एटलीस्ट हमारे ज़ू की जो इंतज़ामिया उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए एक मेट ढूंढें। अगर वो फीमेल का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो काइंडली न्यूजीलैंड से या किसी और कंट्री से कांटेक्ट करें और इसको वहाँ पे रेस्क्यू कर दें और जानवर ले आएँ। हम अपने पाकिस्तान के जानवर क्यों नहीं रखते? बिकॉज
बिकॉज देखिए ना, आपने बच्चों को एंटरटेन करना है, उन्हें एजुकेट करना है, सो व्हाई डोंट यू यूज़ एनिमल्स विच आर इंडिजिनस टू पाकिस्तान। अच्छा, एक ये क्विकली मैं ये भी बात करती जाऊँगी, काफ़ी लोगों ने तनकीद की कि जी जो हिमालयन बेयर्स थे वो तो पाकिस्तान के इंडिजिनस बेयर्स थे, तो हमने उन्हें जॉर्डन क्यों भेजा। और ये लोग ये नहीं बात जानते कि एक्चुअली जो फीमेल बेयर थी, शी वॉज अ डांसिंग बेयर इन पाकिस्तान, केप्ट बाय हमारे लोगों के सी वजह से ना। फिर उसके जब रेस्क्यू किया तो उसके सारे दांत निकाले हुए थे, क्लॉज उसके ख़राब थे, उसके दांत नहीं थे, वो जू में खाना खाती रही है, उसको किडनी प्रॉब्लम्स हो गई। तो वो बीमार जानवर को आप रखेंगे, मैं रखूँगी, कौन रखेगा जब हमारे जू वाले लोग ही इक्विप्ड नहीं हैं। ठीक तो फिर तो बाहर से ही लोग आके लेके जाएंगे ना, जो एक्सपर्ट्स हैं। तो इसमें कोई बुरा मनाने की बात नहीं, हमें बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए अपने मेहमान ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे 4 पॉज वगैरह हैं, जिनने पाकिस्तान में आए इतने महीने लगाए हमारे जानवरों के साथ और अपने एक्सपेंसेस पे वो लेकर बाहर गए, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। बिल्कुल, हम बल्कि उनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फराह का, जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हम ये ज़रूर कहते हैं कि वो तन्हा है, और जब हम जू इंतजामिया से बात करें वो कहते हैं हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तन्हाई का मतलब ये होता है कि उसके पास वैसी जिन्स मौजूद है, कंपेनियनशिप होनी चाहिए ना जी। तो क्या घर में जब हम पेट्स रखते हैं, वो बात बहुत वैलिड है कि हम वो लोग नहीं है, हम तो इंसान है ना, तो उनको कंपेनियनशिप वो मिल सकती है, या एक पेट रखना ठीक है। अच्छा, एक्चुअली एनिमल्स की जो साइकोलॉजी होती है और उनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है, बर्ड्स की और ये जो मैमल्स होते हैं इन सब की फ़र्क होती है। नाउ द थिंग इज़ कि नेचुरली अगर आपने एक कुत्ता या बिल्ली रखा हुआ है तो उसके साथ भी अगर एक आप कंपेनियन रख लें तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुत्ते या बिल्लियाँ ऐसे जानवर हैं जो अगर अपने ओनर्स के साथ रहें तो उनके लिए वही कंपनी बहुत होती है। डॉग्स आर वन, यू नो, दे आर ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। आप उनकी पूरी लाइफ बन जाते हैं, वो आप उनकी पूरी दुनिया हो जाते हैं, सो वो उनके लिए गुजारा करना आसान है। ये एक वाइल्ड बर्ड है जो कैप्टिविटी में है, अब उसको ना हम अपने साथ सुला सकते हैं ना अपने साथ। और बाहर के जो जू है या जो बाहर की रिजर्व्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड आपके पास केयर्स होते हैं जो कि डेली उनकी क्लीनिंग करते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, कुत्तों के काटने का। क्या जो इम्पोर्टेंट इशू है जहाँ इंसान और मतलब डॉग्स दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोग कुछ एक्टिविस्ट कुछ सोच रहे हैं कि ठीक है कुत्तों को ना मारा जाए, लेकिन इंसानों को काटने का भी तो कोई हल होना चाहिए। देखिए, ये तो 1 साल 2 से एक डिबेट चल रही है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अभी इस्लामाबाद में CDA ने फिर जो न्यूटर्ड, वैक्सीनेटेड और कॉलर्ड डॉग्स हैं उनको मारा है, उसकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई हैं। बात यह है कि देखिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि आप इंसानों को ये भी तो सिखाएं कि कोएग्जिस्ट आप कर सकते हैं। आपके बच्चे और इंसान जब कुत्तों को मारेंगे या उनके बच्चों को मारेंगे तो जाहिर है वो रिटेलिएट करेंगे, दे आर हर्ड एनिमल्स, तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं अटेंशन पे कर पा रहे हैं। ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत अहम मामला है जिस पर आप हम सबकी जो है रहनुमाई कर रही थी और ये बहुत ज़रूरी है। और फराह वाला जो क्वेश्चन है मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा कि क्या हम ये भी सोचते हैं पेट्स रखते वक्त या नहीं सोचते हैं। जू में इजाज़त दीजिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।